everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. In today's episode of Health Talk, आज हम बात करेंगे dialysis पर, and to discuss that we have Dr. Hina Akbar with us. She is a nephrologist. Assalamu alaikum, Dr. Hina. वालेकुम अस्सलाम. Welcome to Health Talk. Thank you so much. Dr. Hina, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि डायलिसिस होता क्या है और डायलिसिस तक बात पहुँचती कैसे, इससे पहले का प्रोसेस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखें, किडनीज हमारी जिस्म का एक बहुत वाइटल ऑर्गन है. ह्यूमन बीइंग्स की बॉडीज़ के अंदर 2 किडनीज मौजूद होती हैं और किडनी का काम बेसिकली यूरिन के थ्रू जिस्म से टॉक्सिक्स जो सारे हैं उनको बाहर निकालना है. सो जब किडनीज अपना ये काम करना छोड़ देती हैं और टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाते तो वो जिस्म के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं. तो अब जब ये जिस्म के अंदर फासिद मादे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर असर करते हैं. दिमाग पर असर कर सकते हैं, दिल पर असर कर सकते हैं, मैदे पर असर कर सकते हैं और इस गंदगी को बाहर निकालने के लिए फिर डायलिसिस का अमल इख्तियार किया जाता है. डायलिसिस के ज़रिए खून की बेसिकली सफाई कर दी जाती है और ये फासिद मादे निकाल दिए जाते हैं और उससे फिर तबीयत मरीज़ की बेहतर हो जाती है. तो डायलिसिस की टाइप्स भी होती हैं कुछ? हाँ जी, बिल्कुल. डायलिसिस की टाइप्स हैं. 2 तरह के डायलिसिस हैं. एक हीमोडायलिसिस का नाम जो कि हम बहुत कॉमनली सुनते हैं और एक दूसरा डायलिसिस भी है जिसको हम ब्लडलेस डायलिसिस कहते हैं और वो पेरिटोनियल डायलिसिस है. ठीक है. हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या डिफरेंस है? हीमो बेसिकली ब्लड को कहते हैं. तो हीमोडायलिसिस का मतलब है ऐसा डायलिसिस जिसके अंदर ब्लड की इन्वॉल्वमेंट हो डायरेक्ट. इसके अंदर मरीज को गर्दन में नाली डाली जाती है या फिर बाजू के ऊपर 2 रगों को जोड़कर एक फिस्टुला बना दिया जाता है और फिस्टुला के अंदर नीडल्स लगाकर तो खून को बाहर निकाला जाता है. और उसके बाद डायलिसिस की मशीन है जिसके अंदर एक ट्यूब नुमा फिल्टर लगा हुआ है, उसको डायलाइजर कहा जाता है. ब्लड खून की नाली में से निकल के उस डायलाइजर में से गुजरता है और वहाँ पे सफाई का अमल होता है और उसी दम में वो साफ होकर वापस दूसरी नाली के जरिए खून वापस जिस्म में भेज दिया जाता है. तो इस अमल को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं. जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस को ब्लडलेस डायलिसिस कहा जाता है. उसके अंदर पेट में एक रबर की बारीक ट्यूब डाल दी जाती है और वहाँ से हम उसके अंदर कोई डायलाइजर नहीं है, कोई ट्यूब इस तरह की नहीं है. हमारे पेट की जो झिल्ली है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, बेसिकली वो पेरिटोनियम जो है वो फिल्टर का काम करती है और खून में से गंदगी फिल्टर करके उस पानी में डाल देती है जो हमने इस रबर की ट्यूब के जरिए पेट में डाला होता है. अच्छा डॉक्टर हिना, हम अक्सर सुनते हैं हर दूसरे बंदे को डायलिसिस है, वो डायलिसिस करवाता है. तो क्या रीजंस होती हैं, क्या किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डायलिसिस की तरफ लीड करती हैं? हम क्या चीज़ें हैं जो इग्नोर करते हैं? सबसे पहले जो वर्ल्ड ओवर कॉमनेस्ट रीज़न है जिसके अंदर किडनीज़ को ख़राब करती हैं उसमें डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड शुगर बेसिकली किडनीज़ को बहुत बुरी तरह से ख़राब करती है. इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, पथरी का मामला हम आम तौर पे सुनते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ और बीमारियां भी हैं जैसे दर्द की दवाइयों का बेजा इस्तेमाल, पेन किलर्स का बेजा इस्तेमाल, हकीम की दवाइयां और इस तरह की चीज़ें जो कि गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं उनका बेजा इस्तेमाल. हमारी डाइट्स प्रॉपर ठीक नहीं है. मेनली तो डायबिटीज़ जो है ना वो वर्ल्ड ओवर कॉमनेस्ट इस टाइम पे रीज़न है. हम लोग समझते हैं कि इंसुलिन लगा ली या हमने डायबिटीज़ की गोलियां खा ली हैं और शायद शुगर ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं. शुगर को कंट्रोल करने के लिए डाइट भी चाहिए और हमें दवाइयाँ भी चाहिए. दोनों चीज़ों से कंट्रोल बेहतर होगा तो ही गुर्दे प्रोटेक्ट हो सकेंगे. किडनी प्रॉब्लम्स और दूसरी कौन सी बीमारियों की तरफ लीड करती हैं? किडनीज अगर ख़राब हो गई हैं तो उसके बाद मुख्तलिफ तरह के और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फासिद मादे जिस्म के अंदर जमा होंगे तो मुख्तलिफ अज़ा पर असर कर सकते हैं. जैसे दिमाग पर अगर असर करें तो पेशेंट जो है सबसे पहले उसकी नींद डिस्टर्ब होती है और फिर उसके बाद उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ सकता है और वो रात के टाइम पे जागता है, दिन को सोता है, यहाँ तक कि जिस्म को झटके लग सकते हैं और मुकम्मल तौर पे मरीज़ कोमे में जा सकता है. अगर दिल के ऊपर ये तमाम मादे असर करें तो उसके अंदर दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है और दिल के मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं. इसी तरह अगर मैदे पर और आंतों पर असर करे तो मरीज़ की भूख सबसे पहले कम होती है और ये कि उसको उल्टियाँ आ सकती हैं. और इसी तरह जिस्म के अंदर पट्ठों पर अगर असर करते हैं तो पट्ठों को झटके लग सकते हैं, पट्ठों में कमज़ोरी महसूस हो सकती है. तो मुख्तलिफ तरह के आज़ा के ऊपर, जी बिल्कुल, मुख्तलिफ आज़ा पे जैसे जैसे गंदगी असर करेगी तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है. अच्छा डॉक्टर हिना, एक ऐसा शख्स जिसको डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है और थोड़ी सी किडनी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आने वाले वक्त में उसको डायलिसिस पर जाना पड़ सकता है?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उनकी किडनी प्रॉब्लम इन तमाम वजूहात के साथ एग्जिस्ट कर रही हैं और उनका डायबिटीज़ का और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल जो है वो मुनासिब नहीं है, तो उसके साथ किडनी प्रॉब्लम वर्स हो सकती है। ऐसी सूरत के अंदर जो हमारा किडनी का इलाज होगा, उसके अंदर बेसिकली इलाज डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का ही है। हम उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो किडनी प्रॉब्लम खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर एक दफ़ा किडनी प्रॉब्लम यहाँ से वर्स हो गया, फिर ऑब्वियसली हमें किडनी के लिए एक एडिशनल ट्रीटमेंट भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा, आजकल अगर हम बात करें यंग जनरेशन की, तो यंग जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम काफ़ी है किडनी की, तो क्या कोई स्पेसिफिक एज है या ये किसी भी इंसान को हो सकता है? ये इसके अंदर कोई स्पेसिफिक एज है सच नहीं है। उसमें मेनली हमारी डाइट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। एक नया चीज़ जो आजकल हम देखने में ज़्यादा आ रही है, जिसके ऊपर रिसर्च की अभी ज़रूरत है और कुछ जगहों पर इस पर रिसर्च चल भी रही है, वो एनर्जी ड्रिंक्स के साथ इसकी एसोसिएशन नज़र आ रही है। इसके अलावा जो जिम्स में इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, उसके साथ इसकी एसोसिएशन नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर रिसर्च अभी ऑन गोइंग है। अच्छा डॉक्टर हिना, आप एक डायलिसिस प्रोग्राम की मेंबर हैं, आप वो प्रोग्राम देख रही हैं। मरीम नवाज साहिबा ने ये डायलिसिस प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं थोड़ा सा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बेसिकली डायलिसिस का एक अलग कार्ड लॉन्च किया था। ठीक है। और जैसे सेहत कार्ड है? जी, जैसे सेहत कार्ड है, उसको हमने बेसिकली सेहत प्रोग्राम से जो एसएसपी पहले सेहत सहूलत प्रोग्राम था उसमें से अलग करके डायलिसिस के पेशेंट्स को अलग कार्ड इशू कर दिए गए। ठीक है। और अब ये है कि डायलिसिस के पेशेंट्स के अपने कार्ड्स हैं और ऑल ओवर पंजाब में उस प्रोग्राम को लीड कर रही हूँ और मुख्तलिफ हस्पतालों के अंदर सरप्राइज विजिट्स कंडक्ट किए जाते हैं और एक ऑब्जेक्टिफाइड असेसमेंट जो है वो की जाती है डायलिसिस यूनिट्स की। उसके अंदर हमारे पास एक चेकलिस्ट है और उसकी बेस के ऊपर हम डायलिसिस यूनिट्स की स्कोरिंग देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी सहूलियात किस मयार के मुताबिक मौजूद है। बेसिकली उसका मकसद जो है वो सर्विस की इम्प्रूवमेंट है और उसके मुताबिक फिर हम डायलिसिस यूनिट्स को मजीद गाइड करते हैं कि उनकी कहाँ पे लैकिंग है और उस चीज़ को कैसे हमें इम्प्रूव करना है। एक डायलिसिस पेशेंट को कितने टाइम बाद डायलिसिस करवाना पड़ जाता है? एक डायलिसिस पेशेंट को आम तौर पे तो हफ्ते में 2 दफ़ा, और अगर मतलब उसके हफ्ते में 2 दफ़ा के साथ उसकी तबीयत ना बहाल हो रही हो तो हफ्ते में 3 दफ़ा भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक डायलिसिस इसके अंदर 3.5 से 4 घंटे का। जो लोग हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस करा रहे हैं उनके लिए तो 4 घंटे है, लेकिन जो लोग हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस करा रहे हैं वो 3.5 से 4 घंटे का अमल। अच्छा, अभी आपने डायलिसिस कार्ड का जिक्र किया था, तो ये सेहत कार्ड से किस तरह से मुख्तलिफ है और क्या ये तमाम लाहौर में जितने भी डायलिसिस सेंटर हैं उनको कवर करता है? हेल्थ कार्ड हमारे पास अभी पहले मौजूद था, वो सेहत सहूलत प्रोग्राम में पेशेंट्स के पास डायलिसिस के लिए एक लिमिटेड अमाउंट मौजूद थी। जबकि जो हमारे पास अब नया डायलिसिस कार्ड जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की सवाबदीद के साथ आया है, उसमें बेसिकली इसका बैलेंस बढ़ा दिया गया और अब ये है कि पेशेंट्स को उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होता। पहले उनका ट्रीटमेंट जो था वो बीच में हमें उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था कि ट्रीटमेंट बीच में रुक रहा है, कोई बैलेंस उनका ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब उसका बैलेंस एक्सटेंड करके इसको बिल्कुल एक अलग मोडेलिटी बना दिया गया। और वो तमाम हॉस्पिटल्स जो कि हेल्थ कार्ड पे डायलिसिस की फैसिलिटी के साथ इम्पैनल्ड हैं, बेसिकली ये कार्ड वहाँ पे इम्प्लीमेंट है। तो लोग इस कार्ड को कैसे अवेल कर सकते हैं? क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है? उसके अंदर जो उनका CNIC है बेसिकली वही उनका हेल्थ कार्ड है। अच्छा डॉक्टर हिना, अभी हमने स्टार्ट में बात की थी हीमोडायलिसिस की और पेरिटोनियल डायलिसिस की, आपने मुझे डिफरेंस बताया था, लेकिन मैं चाहूँगी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आप बताएं कि ये कैसे काम करता है, किस पेशेंट को कौन सा डायलिसिस सूट करता है? बेसिकली पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर हीमोडायलिसिस नहीं किया जा सकता वो तमाम पेशेंट हम PD के ऊपर लेकर जा सकते हैं। PD स्टैंड्स फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ऐसे तमाम पेशेंट जिनका दिल बहुत कम हरकत कर रहा है, जैसे कि उनके दिल 30% काम कर रहा है, उनके अंदर, हाँ जी, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके अंदर हम लोग फिस्टुला, जो मैंने आपको बताया था, जो रगों को जोड़ के बनाया जाता है, उसमें ब्लड का बहुत ज्यादा फ्लो होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम हीमोडायलिसिस पर नहीं लेके जा सकते। ये पेशेंट्स पेरिटोनियल डायलिसिस के आइडियल कैंडिडेट्स हैं। वो पेशेंट जिनके पेट में पानी भर चुका है वो पेरिटोनियल डायलिसिस के कैंडिडेट्स हैं। वो पेशेंट जिनको जो है हेपेटाइटिस B, C, HIV है और जिगर के मसले मसाइल में मुब्तला हैं, उनके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस बेहतर है। ऐसे पेशेंट जिनकी तमाम खून की एक्सेस खत्म हो चुकी है और वो हीमोडायलिसिस पर अब नहीं लग सकते, उनका फिस्टुला बंद हो चुका है या उनकी लाइन फेल हो चुकी है, तो वो पेशेंट जो हैं वो हीमोडायलिसिस की बजाय पेरिटोनियल डायलिसिस ऑप्ट कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनको डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा घट जाने की शिकायत हो, वो भी पेरिटोनियल डायलिसिस के आइडियल कैंडिडेट होते हैं। तो डॉक्टर हिना, डायलिसिस के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? डायलिसिस के साइड इफ़ेक्ट्स जी बिल्कुल होते हैं। उसके अंदर ये चीज़ है कि जैसे हीमो के बारे में मैंने आपको बताया
कि अगर आप सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसकी नाली इन्फेक्ट हो सकती है, उसका फिस्चुला इन्फेक्ट हो सकता है। इसके अलावा ये कि उसमें प्रोटीन लॉस, बॉडी का प्रोटीन लॉस ज़्यादा है, जिसकी वजह से पेशेंट्स अक्सर अपने आप को वीक महसूस करते हैं। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस का जो पेशेंट है उसके अंदर पेशाब की जो नॉर्मल मिकदार है, जो नेचुरल यूरिन है, वो प्रिजर्व रहता है। हीमोडायलिसिस के पेशेंट के अंदर जो यूरिन है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसके अंदर यूरिन आउटपुट प्रिजर्व रहता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट जो हीमोडायलिसिस पर जाते हैं सबसे पहले तो उनका यूरिन आउटपुट विद इन फ्यू मंथ्स ख़त्म हो जाता है। तो एक डायलिसिस सेशन में कितना टाइम लगता है? डायलिसिस सेशन के अंदर 3.5 से 4 घंटे। 4 घंटे का एक अमल है, तो कि जिसमें अगर मैंने आपको बताया था कि हफ्ते में अगर 2 दफ़ा डायलिसिस चल रहा है तो 4 आवर्स तो उसका ठीक है। तो ये जितने भी डायलिसिस सेंटर्स हैं यहाँ पर अगर हम डायलिसिस ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं तो इन्फेक्शन के कितने % चांसेस होते हैं और फिर से आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है? जी बिल्कुल। उसके अंदर ये चीज़ है कि हमारे पास सबसे पहले तो नीडल्स लगनी है फिस्चुला में, या फिर जो गंदर के अंदर नाली डली हुई है जिससे हमने मरीज़ को डायलिसिस पे कनेक्ट करना है, उसके अंदर हमारे पास हेपेटाइटिस बी, सी और HIV के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज नीडल लगनी है तो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर ये कि अगर आपने नाली की सफाई का ध्यान नहीं रखा तो फिर उसके अंदर हमारे पास उस नाली के इन्फेक्शन के चांसेस हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक आम किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट के अंदर 15 से 20% ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन कैच करने के। यहाँ तक कि TB कैच करने के लिए भी उनके अंदर ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और जबकि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ, क्योंकि वो ब्लडलेस है, तो वहाँ पर हमारे पास हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो आप घर पे कर सकते हैं। हीमो के लिए आपको अस्पताल में जाना है और पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर पे कर सकते हैं। वो बेसिकली है ही पर्सनल डायलिसिस। अच्छा, डायलिसिस करवाने जाना तो एक प्रोसेस है ना, तो क्या कोई मेडिसिन नहीं है डायलिसिस के लिए? कोई ऑरल मेडिसिन आप ले सकें घर पर ही, ना डायलिसिस हो सके, इतना कोई एडवांस ट्रीटमेंट नहीं आया अभी? नहीं, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। जब गुर्दे बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो यानी अब आपने रीनल कहते हैं किडनी को, तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब है कि किडनी को रिप्लेस करने के लिए जो भी इलाज किया जाए। तो उसमें 3 तरह की चीज़ें मौजूद हैं। एक आपके पास हीमोडायलिसिस है, दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस है, तीसरा ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट जो है वो हतमी इलाज है किडनी की प्रॉब्लम का। और उससे पहले जो दवाइयाँ खाने का जो अमल है वो आप समझ लें कि CKD5 यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 तक है। इसकी 5 स्टेजेस हैं और 5वीं स्टेज के ऊपर वहाँ तक आप बस दवाइयाँ ले सकते हैं। उसके बाद जब पेशेंट की मिकदार यूरिन की कम हो जाए और फासिद मादे जमा हो जाए फिर जरूरी हो जाता है। फिर कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो कि वहाँ से फासिद मादे निकाल सके। फिर डायलिसिस का अमल है जो कि खून से फासिद मादे निकाल सकता है। स्टेज 5 के बाद ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है और वो मस्ट होता है, करवाना होता है। डिपेंड करता है कैसे, जैसे कुछ पेशेंट्स हैं उनके पास वो ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स नहीं हैं, वो डायलिसिस के ऊपर रहते हैं, और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो डायलिसिस स्टार्ट करवा लेते हैं और साथ साथ अपना ट्रांसप्लांट का वर्कअप स्टार्ट करवा लेते हैं। और बेसिकली ट्रांसप्लांट ही हतमी इलाज है, क्योंकि एक नेचुरल गुर्दा है जो आपके अंदर दोबारा से लगा दिया जाए। किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसेस क्या है वो बताइएगा। किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर बेसिकली तो ये चीज़ है कि आपको आपके रिश्तेदारों में से, दोस्त अहबाब में से कोई ना कोई गुर्दा डोनेट करेगा। तो उसके अंदर आपके मैचिंग के पहले टेस्ट किए जाते हैं, आपका ब्लड ग्रुप, टिश्यू टाइपिंग, इस तरह के मुख्तलिफ मैचिंग के टेस्ट किए जाते हैं। अगर आपको जो बंदा गुर्दा दे रहा है यानी डोनर, उसके टेस्ट इस तरह के हों कि उसको जो बंदा जिसको वो गुर्दा डोनेट करना चाहता है उसके साथ उसके टेस्ट मैच कर जाएं, तो फिर इस बंदे को हम जो है वो गुर्दा यहाँ से ले सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट के जो हैं वो मुख्तलिफ टेस्टों के बाद ऑपरेशन का अमल आ जाता है, और फिर जो डोनर है वो गुर्दा उसके अंदर से निकाल कर जो रिसिपिएंट है उसके अंदर लगा दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर हिना, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपकी बॉडी में एक किडनी भी है तो गुजारा हो सकता है आपका, यू विल लिव अ हैप्पी गुड लाइफ। तो फिर क्यों जरूरत पड़ती है ट्रांसप्लांट की? अच्छा, उसके अंदर ये चीज़ है कि अब यही गुर्दा, अगर एक गुर्दा आपके जिस्म में मौजूद है और ये किसी बीमारी की वजह से मुतासिर हो गया तो फिर ऑब्वियसली हमें ज़रूरत पड़ सकती है किडनी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे सपोज इसी सिंगल किडनी वाले बंदे को अगर शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, या ऐसी पथरी हो जाती है जो कि निकल नहीं सक रही, तो फिर उस सूरत के अंदर जो है वो ये किडनी फेल हो सकती है। मुख्तलिफ तरह की और बीमारियां हैं, जैसे गुर्दे के अंदर एक बारीक झिल्ली है वो ख़राब हो गई है, तो उस तरह से भी मतलब जो है वो सिंगल किडनी वाले पेशेंट्स जा सकते हैं डायलिसिस। अच्छा डॉक्टर हिना, डायलिसिस सेंटर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? डायलिसिस सेंटर्स का एडवांटेज ये है कि आपको अपने जितने नंबर ऑफ़ डायलिसिस सेंटर्स अगर ज़्यादा हैं उतना ये है कि आपको अपने घर के करीब इलाज की सहूलत जो है वो मैसर हो सकती है।
दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ बढ़ते हुए इन्फेक्शंस हैं, अब बढ़ते हुए पेशेंट्स हैं, तो उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ़ मशीन ज़्यादा हो जाएंगी, तो आपको अकोमोडेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जबकि अगर हम इसके मुकाबले में पेरिटोनियल डायलिसिस को देखते हैं, तो ये डायलिसिस आप घर पे कर सकते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं, आपकी लाइफ के साथ ज़्यादा जो है वो कंपैटिबल है। अभी बल्कि रिसेंटली इसमें एडवांसेस ये हैं कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, इसकी पाकिस्तान ने मशीन बनाई है और ये FDA अप्रूव हो गई है, जो कि एक हाईएस्ट एक्रीडिटेशन आप किसी भी मेडिकल डिवाइस को देते हैं। ये पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि अप्रूव हुई है FDA से, और इससे पहले 2 FDA अप्रूव आज तक मशीन्स हैं, एक फ्रिजीनियस कंपनी की है, एक बैक्स्टर कंपनी की है, और तीसरा हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि तीसरी मशीन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है वो पाकिस्तान की है, बायोनिक्स कंपनी है जिसने ये मशीन बनाई। अब पेरिटोनियल डायलिसिस को अगर हम मशीन के ज़रिए करते हैं तो होता यही है कि पेशेंट्स को ये मशीन घर पे दे दी जाती है, उनको सिखाया जाता है डायलिसिस, फिर वो रात के टाइम पे अपना डायलिसिस करते हैं और सुबह के टाइम पे अपनी एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यू आर रनिंग डायलिसिस सेंटर और एक प्रोजेक्ट आप रन कर रही हैं, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखने को मिला आपको? इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सफाई के ध्यान पे इन्फेक्शन कंट्रोल की ट्रेनिंग और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन का वीक होना, ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमने फेस किए हैं, और इसी वजह से जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देने की भी बात हुई, क्योंकि बेसिकली ये तमाम चीज़ें उसमें माइनस हो जाती हैं। अच्छा, तो देहाती इलाकों में लोग कैसे मैनेज करते हैं सारी प्रॉब्लम्स? इसके बारे में कुछ सोचा है, कुछ देख रहे हैं आप लोग? अच्छा, देहाती इलाकों के अंदर भी जो उनके इलाके के THQs और DHQs हैं, वहाँ पे डायलिसिस की सहूलत मौजूद है और वो हेल्थ कार्ड पे मौजूद है। पेशेंट अपना वहाँ से फ्री डायलिसिस करवा सकते हैं, लेकिन डायलिसिस स्लॉट कम होने की वजह से ऐसे इलाकों के अंदर हम पेरिटोनियल डायलिसिस को फ़रोग़ देने की बात करते हैं, और इस टाइम मेयो हॉस्पिटल में एक लार्जेस्ट पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोग्राम रन कर रहा है, किडनीज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स के नाम से। और किडनीज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स बेसिकली पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एक समझ लें कि एक सोसाइटी है जो कि US से बेस्ड है, और वहाँ से इसकी फ़ंड रेजिंग होती है और वो पाकिस्तान में फ़ंड्स भेजते हैं, जिसके तहत जो पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है उनको फ्री पेरिटोनियल डायलिसिस की सहूलत दी जाती है। और ऐसे दूर दराज इलाकों के अंदर पेशेंट्स मौजूद हैं हमारे पास जो कि पेरिटोनियल डायलिसिस करवा रहे हैं, और बहुत सक्सेसफुली इस टाइम उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा डॉक्टर हिना, ये तो हमने बात कर ली डायलिसिस के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर, कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस भी बताए हैं, ट्रीटमेंट भी आपने हमें बताया। तो अगर अब हम लाइफस्टाइल और डाइट की बात करें, तो वो पेशेंट्स जो डायलिसिस पर हैं, तो उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? दोनों डायलिसिस के अंदर डाइट की एहतियात डिफरेंट है, और दोनों डायलिसिस वाले पेशेंट्स के अंदर लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट है। ठीक है। जैसे हीमोडायलिसिस का पेशेंट है, वो हफ्ते में 2 दफ़ा इन सेंटर जाके डायलिसिस कराता है, और उसके साथ कोई ना कोई अटेंडेंट साथ है। जबकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस का पेशेंट है, वो अपने डायलिसिस घर पे करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रात में डायलिसिस की मशीन अपने साथ कनेक्ट करता है, रात में उसकी थेरेपी मुकम्मल हो जाती है, सो जाता है, और सुबह के टाइम वो उठ के अपना काम जारी रख सकता है। सो पहला डिफरेंस तो यहाँ पर है कि रिसर्च बेस्ड प्रूवन ये बातें हैं कि जो आपके पास पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनका जो मेंटल हेल्थ है उनकी और उनकी फिजिकल हेल्थ वो बेहतर है एज कम्पेयर टू द पेशेंट्स जो कि हीमोडायलिसिस करवा रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में 2 दफ़ा जाना, तो काम से बहुत सारे लोगों को छुट्टी नहीं मिलती 4-4 घंटे के लिए, तो उनके काम, उनकी जॉब्स छूट जाती हैं। तो वो पहली चीज़ तो उनके लिए जो है वो एक डिप्रेशन का बायस बनती है कि शायद वो सोसाइटी का एक बेहतर जो है वो पार्ट नहीं रह सके। सिमिलरली जो हीमो के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर हफ्ते में आपको 2 दफ़ा डायलिसिस करना है या 3 दफ़ा करना है, तो उनकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है। ऐसा ही है। वो पोटेशियम वाली डाइट जिसमें फ्रूट्स आते हैं, वो ये चीज़ें नहीं खा सकते, और इसके अलावा जो है वो क्योंकि उनके पास सफाई का अमल हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा होना है, फिर उनका यूरिन आउटपुट मैंने आपको बताया कि 2 से 3 महीने के अंदर बड़ा तेज़ी से डिक्लाइन करता है, जबकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट्स उन्हें नेचुरल यूरिन आता रहता है, तो इसलिए वो पानी ज़रा बेहतर तरीके से पी पाते हैं। और इसी तरह उनका क्योंकि डायलिसिस ऑलमोस्ट रोज़ाना वो घर पे ही कर रहे होते हैं, तो उनके लिए डाइट की लिबर्टी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें उनकी लाइफस्टाइल के अंदर ना, दोनों चीज़ों में डाइट के लिहाज से भी इसको मैनेज करना, इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि उनका जो बीइंग है, उनको जो एक फीलिंग आती है ना कि मैं सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ, मैं अभी भी इसमें रोल प्ले कर सकता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर हिना, ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है, ये कितना पेनफुल है?
ऐसा जब हीमोडायलिसिस स्टार्ट किया जाता है तो हीमोडायलिसिस के अंदर जो नीडल लगने वाला अमल है, ऑब्वियसली एक दफ़ा आपके बाजू में सुई लगनी है तो वो सुई लगने की जो एक चुभन और दर्द है वो मरीज़ को होती है। इसके अलावा जब डायलिसिस के दौरान उसका जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम हो जाए या उसकी दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाए, ये उसके लिए तकलीफ़ का बायस बन सकता है। लेकिन उस वक्त जिस टाइम पे खून की सफाई हो रही हो, वो चीज़ जो है वो पेशेंट के लिए पेनफुल ऐसा नहीं है कि खून का निकलना, डायलाइजर में से गुजरना और फिर वापस जाना, ये अमल बजाते खुद पेनफुल नहीं है, लेकिन नीडल का लगना और उस दौरान किसी कॉम्प्लिकेशन का होना पेशेंट के लिए पेनफुल चीज़ है। और डायलिसिस के बाद जो वीकनेस मरीज को महसूस होती है, चक्कर आते हैं, वो चीज़ उसके लिए पेनफुल है। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में क्योंकि कोई नीडल नहीं है तो ये फैक्टर माइनस हो जाता है और ये जो वीकनेस वाला अमल है, ये चीज़ें पेशेंट के साथ नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर हिना, अगर मैं लास्टली आपसे पूछूं तो किडनी डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ऑडियंस को? आप, मैं चाहूँगी आप मैसेज दें, कुछ बताएं। सबसे पहले तो ये कि हमें अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहिए, हमें हेल्दी डाइट्स की तरफ जाना चाहिए, हमें ऑप्ट करनी चाहिए हेल्दी डाइट्स, और ये फास्ट फूड और जो हमारी नॉन हेल्दी डाइट्स हैं उसको हमें चाहिए कि मैक्सिमम हम कोशिश करें कि ये चीज़ें हम ना लें। हमें दूसरी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो हफ्ते में 5 दिन लाजमी रखें। अब वो माइल्ड वॉक हो सकती है, माइल्ड एक्सरसाइज हो सकती है, अगर आप जिमिंग नहीं भी करना चाहते हैं तो कम से कम वॉक को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें क्योंकि इंक्रीज वेट के साथ भी किडनी के प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या दिल के अमराज में मुब्तला हैं, अपना रेगुलर चेकअप करवाएं और अपनी बीमारियों को बिल्कुल, एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट, उसका ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना इनर ब्यूटी का ख्याल रखना ज़रूरी है और आउटसाइड ब्यूटी का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।